जरा सोचिए, एक जिम्मेदारी दी गई है। एक बहुत बड़े, बहुत अलग अलग तरह के लोगों से भरे और अभी अभी आजाद हुए देश के लिए पूरी की पूरी नियम कानून की किताब लिखनी है। सुनने में ही कितना बड़ा काम लगता है ना। खैर, यही वो ऐतिहासिक काम था जो भारत की संविधान सभा के सामने था। और आज हम उसी की अविश्वसनीय कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरेंगे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? क्या क्या मुश्किलें आईं और कौन से वो बड़े आदर्श थे जिन्होंने इस पूरे सफर में रास्ता दिखाया? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, इस कहानी की शुरुआत किसी शांत आरामदेह कमरे में नहीं हुई, बल्कि माहौल में काफी तनाव था। देश का भविष्य लिखा जाना था, लेकिन पहले ही दिन से राजनीतिक दरारें एकदम साफ थीं। अब जरा उस दिन को इमेजिन कीजिए। 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की पहली बैठक हो रही है, पर एक बहुत बड़ा और अहम हिस्सा मतलब मुस्लिम लीग वहां है ही नहीं। उन्होंने बैठक का बायकॉट कर दिया, क्योंकि वो एक अलग देश पाकिस्तान की अपनी मांग पर अड़े हुए थे। इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि भारत का संविधान बनाने का काम शुरू से ही एकजुट नहीं था। ये काम सिर्फ 211 सदस्यों के साथ शुरू हुआ। तो फिर इस सभा को लीड किसने किया? अच्छा, यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है। एक फ्रांसीसी परंपरा को फॉलो करते हुए सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी अध्यक्ष बनाया गया और फिर जल्द ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट अध्यक्ष चुन लिया गया। और ये देखिए, सभा का एक नहीं बल्कि दो उपाध्यक्ष थे, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी। बस एक छोटी सी बात ही इस काम के विशाल पैमाने का अंदाजा दे देती है। जैसे किसी भी बड़ी इमारत के लिए एक मजबूत नींव चाहिए होती है ना? ठीक वैसे ही हमारे संविधान के लिए वो नींव था उद्देश्य प्रस्ताव। ये एक तरह से वो विजन डॉक्यूमेंट था, जिसमें वो सारे सिद्धांत और दर्शन थे जिनके आधार पर पूरा संविधान लिखा जाना था। और फिर 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये ऐतिहासिक प्रस्ताव पेश किया। इस एक लाइन में ही आप कह सकते हैं पूरे संविधान का सार छिपा है। ये लाइन साफ साफ कहती है कि असली पावर, असली ताकत किसी सरकार या किसी बाहरी शक्ति के पास नहीं, बल्कि भारत की जनता के पास होगी। यही हमारे लोकतंत्र की नींव का सबसे पहला और सबसे मजबूत पत्थर था। असल में यह प्रस्ताव भविष्य के भारत का एक ब्लूप्रिंट था। इसने एक आजाद, सॉवरेन रिपब्लिक का वादा किया, जहां हर नागरिक को न्याय, बराबरी और आजादी मिलेगी। और एक बेहद जरूरी बात, इसमें अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों के लिए सेफगार्ड्स यानी सुरक्षा की गारंटी भी दी गई थी। और मजे की बात पता है क्या है? यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर हमारे संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल बना। फिर आता है साल 1947, आजादी का साल और बंटवारे का भी। और इसके साथ ही खेल पूरी तरह से बदल गया। संविधान सभा का रोल और उसका स्ट्रक्चर दोनों में एक जबरदस्त बदलाव आया। अब ये वो सभा नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। इंडिपेंडेंस एक्ट ने इस सभा को पूरी तरह से संप्रभु यानी सॉवरेन बना दिया। मतलब अब बॉस हम खुद थे। अब ये सभा ब्रिटिश संसद के बनाए किसी भी कानून को बदल सकती थी या खत्म भी कर सकती थी। लेकिन इसकी जिम्मेदारी डबल हो गई। अब ये सिर्फ संविधान नहीं बना रही थी, बल्कि ये भारत की पहली संसद भी बन गई थी। मतलब इसके पास दो बड़े काम थे, संविधान बनाना और साथ ही साथ देश के लिए कानून भी बनाना। बंटवारे का असर सीधा सीधा नंबर्स में दिखता है। पाकिस्तान बनने के बाद उन इलाकों के सदस्य तो चले गए। देखिए, कुल सीटें 389 से गिर के सीधी 299 पर आ गईं। ब्रिटिश प्रांतों की सीटें 296 से घटकर 229 हो गईं और देसी रियासतों की 93 से 70। इस बड़े बदलाव ने सभा की पूरी केमिस्ट्री ही बदल कर रख दी। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस सभा का काम सिर्फ संविधान लिखने तक ही सीमित नहीं था। इसके कंधों पर एक नए देश की पहचान बनाने की कई और बड़ी जिम्मेदारियां भी थीं। ये टाइमलाइन दिखाती है कि एक तरफ संविधान पर जोरदार बहस चल रही थी और दूसरी तरफ राष्ट्र निर्माण का काम भी फुल स्पीड में था। सोचिए, जुलाई 1947 में आज़ादी से कुछ ही हफ्ते पहले हमारे तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। फिर 1949 में कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप को कंफर्म किया गया और 34 जनवरी 1950, क्या दिन था वो। एक ही दिन में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों को अपनाया गया और साथ ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में भी चुना गया। इस पूरे काम का स्केल कितना बड़ा था, इसका असली अंदाजा कुछ हैरान करने वाले आंकड़ों से मिलता है। चलिए जरा नंबर्स पे नजर डालते हैं। दुनिया के सबसे बड़े लिखित संविधान को बनाने में ठीक इतना ही वक्त लगा, पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ये नंबर्स अपने आप में ही मेहनत और लगन की एक पूरी कहानी कहते हैं।
और ऐसा नहीं था कि बस एक कमरे में बैठकर सब लिख दिया गया हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत के लिए सबसे बेस्ट फ्रेमवर्क बनाने के लिए दुनिया भर के करीब 60 देशों के संविधानों को खंगाला गया, उनसे अच्छी बातें सीखी गईं। और खर्चा? इस पूरे ऐतिहासिक काम को पूरा करने में कुल खर्च आया लगभग 64 लाख रुपए। सुनने में आज ये रकम शायद उतनी बड़ी ना लगे, पर सोचिए उस जमाने के हिसाब से ये कितनी बड़ी रकम थी। इससे पता चलता है कि इस काम को कितनी ज्यादा अहमियत दी गई थी। तो अब हम पहुंचते हैं इस शानदार सफर के आखिरी पड़ाव पर, वो पल जब इस ऐतिहासिक सभा ने अपना काम पूरा किया और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेशकीमती विरासत छोड़ी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई, लेकिन ये कोई एंडिंग नहीं थी, बल्कि ये एक नई शुरुआत थी। ये सभा खत्म नहीं हुई, ये ट्रांसफॉर्म हो गई भारत की अंतरिम संसद में, और इसने 1952 में पहले आम चुनाव होने तक देश को संभाला। ये एक बहुत ही समझदारी भरा कदम था, जिसने एक नए आजाद हुए देश में सत्ता का ट्रांसफर बहुत स्थिर और सहज तरीके से सुनिश्चित किया। तो चलिए इस एक सोच के साथ इसे खत्म करते हैं। बंटवारे का दर्द, अनगिनत चुनौतियां, इन सब के बीच कुछ 100 लोगों ने मिलकर एक ऐसा दस्तावेज तैयार किया जो आज भी 1 अरब से ज्यादा लोगों की जिंदगी को दिशा दिखाता है। तो फिर इस ऐतिहासिक सभा की सबसे बड़ी विरासत क्या है? शायद ये सिर्फ एक कानून की किताब नहीं है, बल्कि एक जिंदा विचार है। लोकतंत्र, न्याय और हर किसी के लिए बराबरी का विचार।